हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी भागती हुई वहां आई। उसने उदय की ओर देखते हुए कहा, सॉरी, हमने आपको ज्यादा देर इंतजार कराया। उदय नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराया और उसकी ओर देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जिसकी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट वाइफ हो, उसके लिए इतना इंतजार करना तो बनता है। नंदिनी उदय की बात सुनकर कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, ये मीठी मीठी बातें करना तो कोई आपसे सीखे, चलिए बैठिए अब। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी, उदय भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नंदिनी अभी भी उसकी गुड न्यूज़ सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी। उदय कार स्टार्ट करने ही वाला था कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे आप। उदय ने नंदिनी को इतना ज्यादा उत्साहित होते हुए देखकर कहा, उफ नंदिनी, आपकी एक्साइटमेंट ना कभी कभी हमें भी बहुत ज्यादा उत्साहित कर देती है। और बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले आपको हमें किस करना होगा। उदय के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी उसे घूरने लगी और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। लेकिन तभी उदय ने अपने होंठों की ओर इशारा किया और शरारत से मुस्कुराया। नंदिनी इधर उधर देखकर थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप उदय? इतना बोलकर नंदिनी उदय से अपनी नजरें चुराने लगी। तभी उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसके करीब जाते हुए कहा, कम ऑन नंदिनी, आप अब भी इतना क्यों शर्माती हैं? भूल जाती हैं क्या? अब हम तो पति पत्नी हैं। वैसे भी एक किस तो कर ही सकती हैं आप। जल्दी से किस करिए, फिर हम आपको गुड न्यूज़ सुनाते हैं। सच में इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है कि उसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सुनकर नंदिनी और भी ज्यादा उत्साहित होने लगी। उसने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे उदय? बताइए ना आखिर क्या बात है। उदय नंदिनी के बिल्कुल करीब आया। उसने अपने होठों को हल्के से छूते हुए कहा, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारी किस चाहिए। जैसे ही उदय ने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ, नंदिनी ने उदय के हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, शट अप उदय, आप कुछ भी बोलते हैं। आपको कोई किस नहीं मिलेगी। जल्दी से बस हमें बताइए आपकी बात क्या है। उदय ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके बताते हैं, बट आप हमारे गालों पर तो किस कर सकती हैं ना। अगर आपको गुड न्यूज़ सुननी है तो किस तो करनी पड़ेगी। इतना बोलकर उदय ने अपने गालों पर उंगलियां रखीं और धीरे से नंदिनी के बिल्कुल करीब आ गया। नंदिनी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उदय इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिस तरह से वो किस के लिए जिद कर रहा था, नंदिनी को उसके अंदर का बचपना भी नजर आ रहा था। और उदय सिर्फ स्पेशली उसके साथ ही ऐसे पेश आता था। बाकी और सबके सामने वो एकदम जिम्मेदार और समझदार आदर्श भाई, बेटा और पति बना रहता था। उसकी ये साइड सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के लिए थी। नंदिनी को भी उसे ऐसे देखकर काफी अच्छा लगता था और काफी स्पेशल भी फील होता था। नंदिनी ने उदय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उदय, क्या बचपना है, बताइए ना मुझे क्या गुड न्यूज़ है। आपको पता है हम कुछ सुन लेते हैं तो जाने बिना हमें चैन नहीं आता। फिर भी नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही, उदय ने फिर से अपने गाल पर टच किया और वो भी नंदिनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, अगर यहाँ कार के अंदर भी आपको इतनी शर्म आ रही है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतना बोलकर उदय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नंदिनी मुस्कुराते हुए उदय के बिल्कुल करीब गई और उसके गाल पर हल्के से किस करते हुए बोली, हैप्पी नाउ? अब चलिए बताइए क्या बात है, आखिर कौन सी गुड न्यूज़ देनी है आपको मुझे। उदय ने नंदिनी का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज हमारे बॉस ने हमारी पोजीशन फिर से अपग्रेड कर दी। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने उत्साह से कहा, क्या आपकी पोजीशन फिर से अपग्रेड हुई है? इसका मतलब आप जनरल मैनेजर से? इतना बोलते बोलते नंदिनी चुप हो गई। तभी उदय ने कहा, हाँ, अब हम जनरल मैनेजर से हेड मैनेजर बन गए हैं और बॉस को हमारा काम बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है, हम उन्हें जो भी सल्यूशन देते हैं उससे कंपनी को बहुत फायदा होता है, इसीलिए वो हमारे काम से इतने ज्यादा खुश हो गए। नंदिनी उदय के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खुश हो रही थी और कहीं ना कहीं उसे इस बात की भी बड़ी खुशी हो रही थी कि उदय जैसे लड़के से उसकी शादी हुई है, जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, जो अपना नाम अपने माँ बाप और अपनी रॉयल फैमिली के पैसों और नाम के सहारे के बिना भी बना रहा है और अपनी लाइफ में वो इतना अच्छा कर रहा है। अब उसे बस कुछ ही महीने में उसकी कंपनी का हेड मैनेजर बना दिया गया है।
नंदिनी सारी बातें सोचकर खुश हो रही थी। तभी वो आगे बढ़ी और उसने उदय को गले से लगा लिया और एक बार फिर से उदय के गाल को चूमते हुए बोली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पिछले 4 महीने में 3 बार आपका प्रमोशन होगा और आप इतनी जल्दी हेड मैनेजर बन जाएंगे। ये सच में बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए। इतना बोलकर नंदिनी ने अपने हाथ उदय की पीठ पर कस दिए। उदय ने नंदिनी की खुशी और उसके उत्साह को महसूस किया। उसने भी नंदिनी की पीठ पर हल्के से अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, नंदिनी, आप हमारी अचीवमेंट पर इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? ये तो खुशी की बात है ना? इतना बोलकर उदय ने नंदिनी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उदय ने नंदिनी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे रहे हैं और आप हैं कि रो रही हैं? ये कौन सी बात होती है भला? नंदिनी ने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये तो बस वो क्या कहते हैं, हाँ, खुशी के आंसू हैं, आप नहीं समझेंगे। उदय नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने उसकी हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं और उसके हाथों को बड़े प्यार से चूमते हुए कहा, क्यों नहीं समझेंगे हम? पति हैं हम आपके। हम नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा? वैसे हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे काम से ज्यादा हमारा लक काम आता है। और आपको पता है हमारा लक कौन है? नंदिनी हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। तभी उदय ने नंदिनी के दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप हैं हमारा लक। जब से आप हमारी लाइफ में आई हैं, तब से सब कुछ हमारी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। नंदिनी उदय की बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गई। उदय के शब्द काफी ज्यादा सुकून देने वाले थे। नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ, बल्कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पति मुझे अपना लकी चार्म मानते हैं। इतना बोलकर नंदिनी थोड़ा इठलाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उदय खुश हो गया। तभी नंदिनी ने कहा, वैसे मुझे ना आपके बॉस से मिलना है। आखिर मैं भी देखूं तो वो मेरे हैंडसम से पति से इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड क्यों रहते हैं? आखिर कौन है आपके बॉस? कहीं कोई लड़की तो नहीं है जो आप पर ट्राई मार रही हो और एक के बाद एक आपको प्रमोशन देती जा रही है? उदय नंदिनी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, कैसी बात कर रही हैं आप नंदिनी? हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि हमारे पापा की उम्र के हैं। बाय द वे, आपने हमसे ये सवाल क्यों किया? आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? 1 मिनट, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? नंदिनी ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप भी जरा सी बातों पर सीरियस हो जाते हैं। वैसे आपको पता है, ईशु को भी आज बॉस ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग घर चलकर थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। ईशु को भी जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उससे मिलिए, वो आपको बताएगी। मैं तो आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। उदय ने जैसे ही बात सुनी, उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या ईशु को क्या अपॉर्चुनिटी मिली है? नंदिनी ने एकदम से कहा, वो बॉस ने उसे। इतना बोलते बोलते नंदिनी चुप हो गई। तभी नंदिनी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम क्यों बताएं? और वैसे भी अगर हमने आपको बता दिया तो ईशु मुझसे नाराज हो जाएगी और हम चाहते हैं वो ये गुड न्यूज़ खुद आपको अपने मुंह से दे। नंदिनी की ये बात सुनकर उदय ने कहा, ओके ओके। इतना बोलकर उदय ने कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट होते ही नंदिनी ने कहा, चलिए अब जल्दी से घर चलते हैं। मैं सबके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत उत्साहित हो रही हूँ। उदय नंदिनी की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया। उसके ऐसे सामान्य भाव देखकर नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? आपको सबके साथ सेलिब्रेट नहीं करना क्या? उदय ने थोड़ी मायूसी से कहा, नहीं, हमें सेलिब्रेट तो सबके साथ ही करना है, बट हम थोड़ा समय अपनी वाइफ के साथ भी बिताना चाहते थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम घर वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, बट अगर आज का डिनर हम कहीं बाहर करते तो? नंदिनी उदय की बात समझ रही थी। उदय उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, इसीलिए उसने ये बात बोली थी। तभी नंदिनी ने अपने मन में कहा, अगर मैंने उदय के साथ डिनर कर लिया तो ईशु और माँ, वे लोग क्या अकेले डिनर करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमें तो सबके साथ ही डिनर करना है। नंदिनी उन दोनों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उदय ने पूछा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी आप? नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम ये सोच रहे थे, अगर हम दोनों अकेले डिनर करने चले जाएंगे तो ईशु और माँ अकेले डिनर करेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात आपके सेलिब्रेशन की, तो हम वो किसी और दिन कर लेंगे।
उदय नंदिनी की ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और थोड़ी दूर आगे चलकर उसने अपनी कार यू टर्न पर घुमाई। उसे ऐसा करते देखकर नंदिनी बोली, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों घुमा ली, अब कहाँ जा रहे हैं हम? उदय ने कहा, हमें अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेशन तो करना है, लेकिन मॉम और ईशू के बारे में भी सोचना है, तो हमने सोचा है क्यों ना हम एक छोटी सी आइसक्रीम डेट पर चलें। हम एक साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और इसी बहाने हमारी शादी के बाद की पहली डेट भी हो जाएगी। जैसे ही नंदिनी ने उदय के मुंह से आइसक्रीम डेट की बात सुनी, उसे ये सुनकर बड़ा ही रोमांटिक लगा और उसने उदय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। बाय गॉड, अब तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ जो मैंने आपसे शादी कर ली, क्योंकि आपसे शादी करके मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। इतना बोलकर नंदिनी उदय के करीब आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर बैठ गई और बोली, वैसे भी मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा था। उदय उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे अच्छा लगा था नंदिनी अपने इस डिसीजन को लेकर काफी प्राउड फील कर रही थी और उसके साथ होने को लेकर, क्योंकि उदय उसे हमेशा से ही पसंद करता था और अब वो उसकी वाइफ थी, वो उसे बहुत प्यार भी करने लगा था। इसीलिए वो उसके लिए हर पॉसिबल चीज करने की कोशिश करता था जिससे कि नंदिनी हमेशा खुश रहे। नंदिनी को अपने नजदीक आकर बैठते हुए देख उदय ने अपना एक हाथ नंदिनी के हाथ पर रखा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए वो सीधे कार आइसक्रीम पार्लर के सामने जाकर रोकी। जैसे ही उसने कार रोकी, उसने नंदिनी से कहा, आप यहीं बैठिए, हम बस अभी हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय ने कार का गेट खोला और वो आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 112। नंदिनी को अपने नजदीक आकर बैठते हुए उदय ने देखा। उसने अपना एक हाथ नंदिनी के हाथ पर रखा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कार सीधे आइसक्रीम पार्लर के सामने जाकर रोकी। उसने कार रोकते ही नंदिनी से कहा, आप यहीं बैठिए, हम बस अभी हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। नंदिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उदय ने कार का गेट खोला और आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ गया। इधर इप्शिता वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली थी। उसने अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटा हुआ था। कमरे में आकर उसने अपने लंबे काले सिल्की बाल खोले और उन्हें पोंछ ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। इप्शिता ने मोबाइल फोन के पास आकर कहा, ये किसका नंबर है? इप्शिता कॉल उठाने के लिए नीचे झुकी और मोबाइल फोन उठाया। वो कॉल पिक करने ही वाली थी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इप्शिता ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, अननोन नंबर से हमें इस वक्त भला कौन कॉल कर सकता है? क्या करें, कॉल बैक करूं या नहीं? इप्शिता काफी कंफ्यूज लग रही थी। तभी उसने मोबाइल फोन उठाकर देखा तो इस अननोन नंबर से उसे 2 बार पहले भी कॉल आ चुकी थी, लेकिन तब वो वॉशरूम में थी और शावर ऑन था, इसलिए उसे रिंग सुनाई नहीं दी थी और वो कॉल पिकअप नहीं कर पाई थी। इप्शिता ने उस नंबर की ओर देखते हुए कहा, आज से पहले तो कभी भी इस नंबर से हमें कॉल नहीं आया, तो फिर आज भला कौन इस तरह अननोन नंबर से हमें कॉल कर सकता है, वो भी शाम के इस वक्त? इप्शिता के दिमाग में ये बात चल ही रही थी कि फिर से उसी नंबर से कॉल आया और उसका मोबाइल फोन फिर से रिंग होने लगा। इप्शिता ने अपने मोबाइल स्क्रीन को फ्लैश होते हुए देखकर खुद से कहा, क्या करूं, ये कॉल पिकअप करूं या नहीं? क्या इस कॉल को पिकअप करना ठीक होगा? इप्शिता ये सोचकर कॉल पिकअप करने जा ही रही थी कि उसने फोन साइड में रखते हुए कहा, हम अननोन नंबर से कॉल पिकअप नहीं करेंगे। नंदिनी वैसे भी बोलती है कि ज्यादातर अननोन नंबर स्कैम वाले होते हैं। इतना बोलकर इप्शिता फोन रखने जा ही रही थी कि उसने खुद से ही धीमी आवाज में कहा, अगर किसी इम्पोर्टेंट आदमी का कॉल हुआ तो, या हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से हमें मॉडलिंग का कोई ऑफर मिल रहा हो, वर्क रिलेटेड कॉल भी हो सकता है। हम इसे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ये कॉल पिकअप करनी चाहिए। इतना बोलकर इप्शिता ने उस कॉल को पिकअप कर लिया और कॉल पिकअप करते ही जैसे ही इप्शिता ने हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी की कोई आवाज नहीं आई। इप्शिता ने फोन के नंबर की तरफ देखा। उसने दोबारा कहा, हेलो, आपको किससे बात करनी है? हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? इप्शिता की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एक बड़ी ही भारी और जानी पहचानी आवाज आई। इप्शिता, प्लीज हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और वहीं बेड पर ठहर सी गई। उसके दिमाग में जो इतने सारे सवाल चल रहे थे वे सब सवाल एक बार में ही बिल्कुल साइड हो गए। इप्सिता ने अपने मन में कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ अभिमन्यु को, आज ही तो उनसे मिली थी। मैंने क्यों नहीं सोचा कि उनका भी तो फोन आ सकता है। वैसे भी अब क्यों कॉल कर रहे हैं अभिमन्यु, मुझे नहीं बात करनी उनसे, कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी बात करने को बचा ही क्या है हमारे बीच। इप्सिता इतना सोच ही रही थी कि दूसरी तरफ से दोबारा अभिमन्यु की आवाज आई, इप्सिता, आप सुन रही हैं ना हमारी बात? हेलो, कहीं कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं कर दिया? कॉल तो अभी भी कंटिन्यू है। फोन कॉल पर अभिमन्यु की काफी परेशान होती हुई आवाज सुनकर इप्सिता ने कहा, देखिए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए प्लीज मुझे फोन करके आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। अभिमन्यु ने इप्सिता को रोकते हुए कहा, इप्सिता प्लीज 1 मिनट, आप हमारी बात तो सुन लीजिए और प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा। आज बहुत हिम्मत करके मैं आपको कॉल लगा पाया हूँ और मैं मानता हूँ कि आपका नाराज होना जायज़ है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस वक्त मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। बट एक बार आप मेरी बात सुन तो लीजिए कि आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इप्सिता ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, तो फिर अब किस बात की सफाई देनी है आपको? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात और मैं नहीं चाहती कोई भी सफाई आप मुझे दें, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और आप इस तरह फिर से वापस आकर अब दोबारा से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी, उसे इप्सिता की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसने इप्सिता की बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो इप्सिता, मैं आपके गुनाहगार हूँ और मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं उस दिन आपको मंडप में अकेला छोड़कर ना जाता तो। अभिमन्यु अपनी बात बोलता ही जा रहा था। तभी इप्सिता ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं कह रही हूँ कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपकी कोई बात सुननी। आप बेवजह मुझे बार बार एक्सप्लेन देना बंद करिए। मैं आपकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं होने वाली। आप मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। आपका मेरी लाइफ में आना भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए प्लीज फोन रखिए और दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल कट कर दिया और दूसरी साइड से उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। उसके मन में जो भी गुस्सा और इरिटेशन भरा हुआ था वो सब अभिमन्यु पर चिल्लाते हुए निकल गया। अभिमन्यु ने इप्सिता को कॉल कट करते देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने फोन की ओर देखते हुए कहा, इप्सिता, मैं जानता हूँ आप बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं भी आपको मना कर ही रहूंगा और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। इतना बोलकर इप्सिता का नंबर उसने फिर से डायल कर दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही नंबर डायल किया, इप्सिता ने अपने फोन की ओर देखा। उस नंबर को देखकर उसने भी कॉल को तुरंत कट कर दिया। इप्सिता ने अपने फोन साइड में रखा, फिर वो शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने हेयर ड्रायर निकाला और अपने बालों को सुखाते हुए बोली, अभिमन्यु, आपका इस तरह मुझे बार बार कॉल करना सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा। मैं अब और परेशान नहीं होना चाहती। इतना बोलकर उसने अपने बालों को ठीक से बनाया और तभी अभिमन्यु का फोन फिर से आ गया। इप्सिता इरिटेट हुई और उसने कॉल पिकअप करते हुए गुस्से में चिल्लाया, अभिमन्यु, मैंने आपसे कुछ कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप इस तरह से अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? क्यों आप बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं? अभिमन्यु ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इप्सिता, आपको मेरी कसम, प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन लीजिए। एक बार अगर आपने मेरी बात सुन ली तो मैं जानता हूँ आप मुझे माफ कर देंगी। इप्सिता ने तुरंत अभिमन्यु की बात पर रोकते हुए कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप, क्योंकि मैं आपकी कोई भी बात सुनकर आपको माफ नहीं करने वाली और मेरे लिए आपको माफ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सो प्लीज। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बोला, ठीक है, आप मुझे मत माफ करिएगा, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगूंगा, बट एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में मुझे लेकर कोई गलत फहमी हो। इप्सिता ने अभिमन्यु से कहा,
सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में कोई भी गलतफहमी नहीं बैठी है। किसी की सुनी सुनाई बातों से गलतफहमी नहीं पाल रही, बल्कि आपने मेरे साथ जो किया मैं उस बात को सोचकर कह रही हूँ। बट ठीक है, जैसा आपने कहा, सिर्फ 2 मिनट हैं आपके पास, बोलिए क्या बोलना है आपको। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु को 2 मिनट का वक्त दिया, अभिमन्यु ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच इप्शिता, मुझे समझने के लिए। और ये जो 2 मिनट है मेरे पास, वही मेरे लिए काफ़ी हैं आपको अपनी बात समझाने के लिए। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर आंखें घुमाते हुए बोली, जिसमें से 15 सेकंड्स आप गवा चुके हैं। इतना बोलकर इप्शिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर थोड़ा शॉक होते हुए कहा, आप यही सोच रही हैं ना कि उस दिन मैंने आपसे शादी करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था, उसे भूल नहीं पाया, इसलिए आपसे शादी नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इप्शिता अभिमन्यु की बात चुपचाप सुन रही थी। अभिमन्यु ने आगे पूरी बात बताते हुए कहा, लेकिन असल बात ये नहीं थी। सच बताऊं तो मैंने उस दिन ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया था और मैं आपके सारे मैसेज को देख रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर उन सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको रिप्लाई करता तो शायद फिर मैं आपको इस तरह मंडप में छोड़कर ना जा पाता, जो कि उस वक्त बहुत जरूरी था। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर बोली, क्यों नहीं जाते आप फिर भी चले गए, क्योंकि आखिर में आप गए तो मुझे अकेला छोड़कर वहां पर सबके सामने। मुझे पता है मैं आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही मेरे इमोशंस और फीलिंग्स, लेकिन आपने मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा। आप जानते हैं कि एक रॉयल फैमिली की लड़की के साथ अगर ऐसा हो तो उसके लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी, लेकिन आपने उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि जो आपके मन में आया आपने वो किया। यहाँ तक आपने तो अपने घर वालों की भी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तो फिर अब आपको इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी 6 महीनों बाद अचानक से? अब तक कहाँ थे आप? जरूर कोई अच्छा बहाना सोच रहे होंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात पर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे जितना बुरा इंसान समझ रही हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। वैसे भी ये मत भूलिए इप्शिता कि आपके घर वालों की बेइज्जती के साथ साथ मेरे घर वालों की भी बेइज्जती हुई है। आप नहीं जानती कि उसके बाद क्या क्या हुआ और उस वक्त भी क्या क्या चल रहा था वहां पर। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी इप्शिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं जानती कुछ और मुझे जानना भी नहीं है। आपके 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। आई स्वेयर अभिमन्यु, अगर आपने अब दोबारा मुझे कॉल किया तो मैं आपका ये नंबर ब्लॉक कर दूंगी और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दूंगी। इतना बोलकर इप्शिता ने कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु फोन के दूसरी तरफ से बोलता रह गया, इप्शिता 1 मिनट, मेरी पूरी बात तो सुनिए। लेकिन इप्शिता ने उसकी बात नहीं सुनी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 113। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी इप्शिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ, हम नहीं जानते कुछ और हमें जानना भी नहीं है। आपके 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आई स्वेयर अभिमन्यु, अगर आपने अब दोबारा हमें कॉल किया तो हम आपका ये नंबर ब्लॉक कर देंगे और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देंगे। इतना बोलकर इप्शिता ने कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु फोन की दूसरी तरफ से बोलता रह गया, इप्शिता 1 मिनट, हमारी पूरी बात तो सुनिए। लेकिन इप्शिता ने उसकी बात नहीं सुनी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्शिता के इस तरह कॉल डिस्कनेक्ट करने पर अभिमन्यु को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई थिंक हमें अभी इप्शिता पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर हम बार बार उन्हें इस तरह से फोन करेंगे तो वे शायद और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई थिंक हमें अभी इप्शिता पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर हम बार बार उन्हें इस तरह से फोन करेंगे तो वे शायद और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इप्शिता अभिमन्यु से अपना ध्यान हटाना चाह रही थी, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपना फोन कमरे में ही छोड़ दिया और बाहर आकर सीधे किचन में चली गई, नंदिनी की माँ के काम में मदद करने, जिससे उसका ध्यान अभिमन्यु से थोड़ा हट जाए।
आज दिन में अभिमन्यु से मिलने की वजह से वह पहले ही काफी डिस्टर्ब्ड थी और उसके बाद फोन कॉल से वह बहुत इरिटेट हो चुकी थी। ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ उदय का इंतजार करते हुए आइसक्रीम पार्लर की तरफ देख रही नंदिनी कार में बैठी थी। तब तक उदय अपने और नंदिनी के लिए आइसक्रीम लेकर आया। वे दोनों कार में बैठकर ही बड़े आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। नंदिनी ने जैसे ही अपना फ्लेवर देखा, उसने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, वो भी बिना हमसे पूछे। आपको कैसे पता हमारी फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी है? उदय ने नंदिनी की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम आपकी हर एक छोटी सी बात भी नोटिस करते हैं, बट शायद आप ये बात नोटिस नहीं कर पाती। खैर कोई बात नहीं, हमें आपकी फेवरेट कलर से लेकर आपकी फेवरेट आइसक्रीम और यहाँ तक कि आपका फेवरेट फूड के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पता है। नंदिनी उदय की ये बात सुनकर उसकी तरफ देखकर पहले तो मुस्कुराई। पहले उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर तभी अचानक से नंदिनी का मुंह बन गया। उदय उसे इस तरह उदास होते हुए देखकर बोला, What happened? क्या हुआ? आपके चेहरे से इस तरह मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? नंदिनी उदय की बात सुनकर अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोली, आपको हमारे बारे में कितना कुछ पता है और हम हैं जिसे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। उदय ने नंदिनी को इस तरह उदास होते देखकर अपना हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसके कंधे को दबाते हुए बोला, ओ, तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी अब तो हमें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, तो धीरे धीरे आपको भी हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी के करीब जाकर उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। नंदिनी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, वैसे आप अपने लिए कौन सा फ्लेवर लेकर आए हैं? उदय ने उसके साइड वाली सीट पर बैठकर अपना आइसक्रीम कोन निकालते हुए कहा, हम भी आज स्ट्रॉबेरी ही ट्राई करेंगे। आखिर देखें भी इस फ्लेवर में ऐसा क्या है जो ये आपकी इतनी फेवरेट है। नंदिनी उदय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, यही तो सबसे बड़ी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका फ्लेवर अपने आप में ही मुझे इतना अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं हर चीज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही खाऊं। उदय नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, तो इतना ज्यादा पसंद है आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? चलिए, अब हम हमेशा याद रखेंगे और आपके लिए सारी स्पेशल चीजें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही लेंगे। इतना बोलकर उदय शरारत से मुस्कुराने लगा। तभी नंदिनी ने अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहा, क्या हुआ, अब आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उदय ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। इतना बोलकर उदय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही थी। नंदिनी उदय को इस तरह मुस्कुराते देखकर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं उदय क्या सोच रहे हैं, खैर छोड़ो, हमें तो अपनी आइसक्रीम एंजॉय करनी है। इतना बोलकर नंदिनी आराम से अपनी आइसक्रीम खाने लगी। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने एकदम से पूछा, वैसे बताइए, आपको कैसा लगा ये फ्लेवर? आपने शायद पहली बार ही ट्राई किया होगा ना? उदय भी आइसक्रीम खाते हुए बोला, हाँ सच में काफ़ी अच्छा है, और हमने पहली बार ही ट्राई किया क्योंकि मम्मी पापा तो बचपन से लेकर हमें और ईशु दोनों को आइसक्रीम खाने ही नहीं देते थे। जल्दी जल्दी हम दोनों कभी चुपके चुपके कहते थे तो जो भी फ्लेवर अवेलेबल होता था मंगवा लेते थे। कभी किसी एक फ्लेवर पर ध्यान ही नहीं दिया, जो भी खाने को मिल जाता था वही फ्लेवर अच्छा लगता था। उदय की ये बात सुनकर नंदिनी को उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगा और वह थोड़ी सी गुस्से में आई हुई बोली, ऐसा कौन करता है भला? कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को आइसक्रीम भी न खाने दे? सच में मुझे तो ये सब पता ही नहीं था कि ईशु और आपकी मम्मी पापा इतना अत्याचार करते थे आप दोनों पर। अच्छा हुआ अब आप दोनों उनके साथ नहीं हैं। नंदिनी ने एकदम से ही ये बात बोल दी, लेकिन उदय के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल गए। तब नंदिनी को रियलाइज हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अगर वह आगे और कुछ बोलेगी तो शायद फिर उसके मुंह से कुछ स्टुपिड निकल जाए। इसलिए वह चुप रही और चुपचाप जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी, और ऐसा करते हुए उसके होठों के इधर उधर भी आइसक्रीम लग गई।
उदय को उसकी बातों का इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन वह उसकी तरफ ही देख रहा था और आइसक्रीम खाते हुए नंदिनी ने अपने होठों के ऊपर आइसक्रीम लगा ली थी। ये बात उदय ने भी नोटिस कर ली और इस वक्त वह किसी छोटे बच्चों की तरह बड़ी ही खुश होकर अपनी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले हुई सारी बातें भूलकर उदय नंदिनी को देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। नंदिनी ने जैसे ही उदय को अपने इतने करीब आते देखा, वह आइसक्रीम खाते खाते रुक गई और उदय की तरफ वह हैरानी से देखने लगी। उदय ने नंदिनी के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर लगी आइसक्रीम की तरफ देखा। उदय के चेहरे को अपने चेहरे के इतना करीब महसूस करके नंदिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह उदय की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। तभी उदय ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और अपने अंगूठे से वह नंदिनी के होठों पर लगी आइसक्रीम को साफ करने लगा। नंदिनी ने उदय की तरफ देखा। जैसे ही उदय के हाथ नंदिनी के होठों पर टच हुए, नंदिनी की सांस मानो जैसे रुक सी गई हो। वह उदय को अपने इतने नजदीक देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो उसे काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। तभी उदय ने थोड़ा सा पीछे होकर मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह बच्चों की तरह कौन आइसक्रीम खाता है भला? उसकी बात सुनते ही नंदिनी ने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाया और वह अपने होठों को साफ करते हुए बोली, सॉरी, वो शायद हमने ध्यान नहीं दिया। उदय नंदिनी की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने अपने अंगूठे पर देखा जिस पर आइसक्रीम लगी हुई थी। उदय ने वह आइसक्रीम अपने अंगूठे से चाट ली और बोला, अब लगाना मुझे ये सबसे बेस्ट फ्लेवर। वेरी टेस्टी। ये बात उदय ने नंदिनी के कान में धीरे से बोली और फिर वह एकदम दूर होकर बैठ गया। नंदिनी उसकी इस हरकत पर एकदम ही सदमे में चली गई। उसे थोड़ी देर तो कुछ समझ भी नहीं आया कि उदय ने उसके होठों पर लगी हुई आइसक्रीम लेकर खुद खा ली। उसके ऐसा करने की नंदिनी को कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए ही वह अपनी जगह पर जैसे एकदम जम गई और बिना पल के झपकाए एकटक उसकी तरफ ही देखने लगी। उसके ऐसे हैरान रह जाने पर उदय अभी भी उसकी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसे पता था नंदिनी शायद अभी सदमे में है और उसने भी ऐसा कुछ आज पहली बार ही किया था, इसलिए अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए वो कार से उतरते हुए बोला, अच्छा नंदिनी, ये बताइए कि आपकी मम्मी की फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी तो जैसे वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, चॉकलेट फ्लेवर। लेकिन क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? उदय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब हम लोगों ने तो आइसक्रीम खा ली, तो मैं सोच रहा था ईशू और मम्मी के लिए भी आइसक्रीम ले लूं। इतना बोलकर उदय कार से बाहर निकला। तभी नंदिनी ने उसे बताया, और ईशू की फेवरेट है बटर स्कॉच। उदय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, ये जो आपकी ईशू है ना, वो मेरी बहन है और मैं उसकी फेवरेट आइसक्रीम जानता हूँ। उदय की इस बात पर नंदिनी काफी ऑकवर्ड होते हुए बोली, अरे वो अभी आपने कहा ना कि आपकी मम्मी पापा आइसक्रीम खाने ही नहीं देते थे, लेकिन ईशू यहाँ मुंबई में मेरे साथ हमेशा बटरस्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम ही खाती थी, इसीलिए मैंने सोचा शायद आपको पता नहीं होगा। अरे वो हमें सारी बातें बता देती है, इसलिए हमें पता है। इतना बोलकर उदय उन दोनों के लिए भी आइसक्रीम लेने के लिए चला गया। नंदिनी उदय को जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, उदय सच में अपनी फैमिली के बारे में कितना सोचते हैं। फाइनली मुझे भी एक ऐसी फैमिली मिल ही गई जैसी मैं हमेशा से चाहती थी। हैप्पी फैमिली। उदय ने मेरी सारी उम्मीदों और मेरी सारी अपेक्षाओं को पूरा किया है। यहाँ तक जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी, उन्होंने वो भी किया। सच में शायद मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे उदय जैसा हस्बैंड मिला है। नंदिनी उदय की तरफ देखते ही सारी बातें अपने मन में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में उदय 2 और फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर वापस आया और साथ ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फ्लेवर का एक बड़ा सा बॉक्स भी लेकर आया था। वो सब एक बड़े से बैग में था और उस बैग को उसने नंदिनी को पकड़ा दिया और फिर उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, अब घर चलें? नंदिनी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय ने सीधे गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। जैसे ही वे लोग अपार्टमेंट पहुंचे, उदय ने घर के अंदर आते ही नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, लगता है आज मम्मी ने कुछ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया है। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद। इतना बोलकर वे लोग अंदर आए ही थे कि तभी उन्होंने देखा ईशिता भी हॉल में सोफे पर बैठी हुई है
और सामने टीवी चल रहा है। लेकिन ईशिता टीवी की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नंदिनी ईशिता के बगल में आकर बैठी और उसने ईशिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ ईशु, क्या सोच रही हो तुम? ईशिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम तो कुछ नहीं सोच रहे। आ गए आप लोग, बहुत देर कर दी, कहीं चले गए थे क्या आप दोनों? नंदिनी ने उदय की तरफ देखा। तभी उदय ने कहा, हाँ, आइसक्रीम लेने गए थे हम। तभी नंदिनी की माँ वहां आईं और उन्होंने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आ गए तुम दोनों, जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने आज तुम तीनों की एक एक फेवरेट डिश बनाई है। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में लंच करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी नंदिनी की माँ वहां आईं और उन्होंने उदय और नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, आ गई तुम दोनों, जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने आज तुम तीनों की एक एक पसंदीदा डिश बनाई है। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में लंच करते हैं। उदय ने नंदिनी की माँ की ओर देखते हुए कहा, लेकिन माँ, आपने हम तीनों की पसंदीदा डिश क्यों बनाई? इतना ज्यादा काम क्यों करती हैं आप? थोड़ा आराम किया करिए। नंदिनी की माँ ने कहा, अरे बेटा, आराम करना मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी मैं कोई वृद्ध महिला थोड़ी हूँ जो बिस्तर पर पड़े पड़े अपना सारा दिन बिता दे। और वैसे भी तुम तो जानते हो खाना बनाना मुझे कितना पसंद है। चलो, अब बातें सारी बाद में करेंगे, पहले जाओ जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ। नंदिनी ने अपने हाथ में पकड़े हुए आइसक्रीम के बैग को अपनी माँ को देते हुए कहा, उदय, आप लोगों के लिए आइसक्रीम लाया है, इसे फ्रिज में रख दीजिए, हम बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आते हैं। इतना बोलकर उदय और नंदिनी दोनों अपने बेडरूम में चले गए। तभी इप्शिता उठते हुए बोली, चलो आंटी, मैं आपकी खाना लगाने में मदद कर देती हूँ। इतना कहकर इप्शिता नंदिनी की माँ के साथ डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगाने लगी। थोड़ी ही देर बाद उदय और नंदिनी भी फ्रेश होकर वहां आए और तीनों साथ में भोजन करने के लिए बैठे। वे सब साथ में भोजन कर ही रहे थे कि उदय को नंदिनी की बात याद आई और उसने इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, नंदिनी, हमें बता रही थी कि आपके बॉस ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया है। नंदिनी कह रही थी कि ये कोई बहुत बढ़िया अवसर है। क्या है पूरी बात, हमें भी बताओ। इप्शिता ने जैसे ही उदय की बात सुनी, उसने कहा, भाई, जब नंदिनी ने आपको ये बताया तो क्या उसने ये नहीं बताया कि वो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? उदय ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत पूछ रहा था, लेकिन आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपके लिए कुछ ज्यादा ही वफादार है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। इतना बोलकर उदय नंदिनी की ओर देखने लगा। इप्शिता ने एकदम गंभीर होते हुए कहा, हाँ भाई, वो दरअसल अथर्व सर ने मुझे 3 साल के लिए अपनी कंपनी की मुख्य मॉडल बनने का एक अवसर दिया है और उसमें उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं 3 साल तक उनकी कंपनी की ही मुख्य मॉडल बनकर रहूंगी। साथ में कई सारे क्लॉज थे जो मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने साइन नहीं किया। मैंने सोचा था कि आपको एक बार दिखा दूंगी, उसके बाद आपके सुझाव जानने के बाद ही साइन करूंगी। उदय उसकी बात सुनकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, एक बार मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। और वैसे भी 3 साल तक एक ही कंपनी का मुख्य मॉडल बनकर रहना ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। नंदिनी ने जैसे ही उदय की ये बात सुनी, उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? उदय ने उसकी ओर देखकर समझाते हुए कहा, आप खुद ही सोचिए, 3 साल तक एक ही कंपनी के साथ काम करने का मतलब है कि आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। अगर कोई दूसरी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप पहले से ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। इसलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें दी गई जितनी भी शर्तें हैं वे आपके मुताबिक हों। और वैसे भी ईशु, 3 साल का समय काफी ज्यादा बड़ा होता है। हम नहीं जानते इन 3 सालों में आगे और क्या क्या हो सकता है। इप्शिता और नंदिनी दोनों उदय की बात बहुत ध्यान से सुन रही थीं और उदय बड़ी ही समझदारी के साथ उन दोनों को ये सारी बातें समझा रहा था। इप्शिता ने उसकी बात पर कहा, ठीक है भाई, चलिए पहले भोजन समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती हूँ। उन दोनों की बात खत्म होते ही नंदिनी ने कहा, वैसे आज का दिन बड़ा अच्छा था। ईशु, तुम्हारे भाई के पास भी एक अच्छी खबर है। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, नंदिनी की माँ थोड़ी उत्साहित होते हुए बोली, क्या बात है उदय, तुम भी हमें अच्छी खबर देने वाले हो क्या?
उदय ने खुश होते हुए बताया, हाँ माँ, दरअसल मुझे मेरी कंपनी के बॉस ने जनरल मैनेजर से मेरी पोस्ट अपग्रेड करके हेड मैनेजर बना दिया है। जैसे ही इप्शिता और नंदिनी की माँ ने ये बात सुनी, वे दोनों ही बहुत खुश होते हुए बोली, क्या सच में? उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ माँ, बॉस को मेरा काम काफी ज्यादा पसंद आया। उदय उन्हें अपनी उपलब्धि की बात बड़ी खुशी से बता रहा था और वे दोनों ही ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गईं। तभी नंदिनी की माँ ने कहा, सच में आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज तो जश्न मनाना बनता ही है। चलिए जल्दी से खाना समाप्त करते हैं, फिर हम केक काटते हैं। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, आपने केक भी बनाया है? नंदिनी की माँ ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतना सारा खाना बनाने में ही काफी समय हो गया था। ये तो अच्छा हुआ जो इप्शिता वापस आते वक्त ये केक ले आई। नंदिनी ने खुश होते हुए कहा, चलो तो फिर जल्दी से केक काटते हैं। इतना बोलकर नंदिनी उठकर खड़ी होने लगी। तभी उदय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से नंदिनी, पहले अपना खाना समाप्त करिए। नंदिनी ने उत्साहित होते हुए कहा, अरे केक के आगे मेरा कहाँ खाना खाने का मन करेगा? उदय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, खाना तो आपको समाप्त करना ही पड़ेगा। चलिए बैठिए। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे वापस कुर्सी पर बिठा लिया। नंदिनी की माँ उदय को उसकी इतनी देखभाल करते देखकर मुस्कुराने लगीं। सभी ने एक साथ अपना खाना समाप्त किया। तभी नंदिनी की माँ केक लेकर आईं और उन्होंने इप्शिता और उदय की ओर देखते हुए कहा, तो फिर ये केक आज उदय और इप्शिता काटेंगे, क्योंकि उन दोनों के लिए ही आज बहुत बड़ा दिन है। इप्शिता ने नंदिनी की माँ की ओर देखते हुए कहा, सिर्फ हम दोनों क्यों आंटी, आप भी हमारे साथ केक काटिए। वैसे भी आपके लिए भी तो आज कितनी खुशी का मौका है। नंदिनी ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं ईशू। चलिए आप तीनों केक काटिए, मैं आप तीनों का वीडियो बनाती हूँ, फिर ये भी आप अपने चैनल में ब्लॉग पर डाल सकती हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने कैमरा ऑन किया और वो उन तीनों का वीडियो शूट करने लगी। तभी उदय ने केक काटा और उसका एक टुकड़ा निकालकर पहले नंदिनी की माँ को खिलाया, फिर इप्शिता को। फिर वो एक केक का टुकड़ा लेकर नंदिनी के पास आया और उसने नंदिनी को भी वो केक खिलाया। नंदिनी उदय की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और तभी नंदिनी को कुछ शरारत सूझी। उसने केक की क्रीम ली और उसे उदय के चेहरे पर लगा दिया। उदय उसे ऐसा करते देखकर बोला, क्या करती हैं नंदिनी आप? कितनी बार हमने आपको मना किया है, ऐसा मत किया करिए। नंदिनी उदय की बात सुनकर थोड़ी सी निराश हो गई। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और नीचे फर्श की ओर देखने लगी कि तभी उदय ने भी अपने हाथ में लगी हुई क्रीम नंदिनी के मुंह पर लगा दिया। उसके ऐसा करने पर नंदिनी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसके चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। नंदिनी ने उदय को फिर से क्रीम लगाई और वो वहां से भागने लगी और उदय उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। नंदिनी की माँ उन्हें ऐसे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते देखकर वहीं खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। घर का माहौल काफी अच्छा हो गया था, लेकिन इप्शिता के चेहरे पर सिर्फ फीकी फीकी मुस्कान नजर आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं न कहीं अभिमन्यु की बात बैठ गई थी और वो अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी। इसी बीच नंदिनी की नजर इप्शिता पर गई। वो उसकी ओर देखने लगी और उदय जो नंदिनी के पास ही आ रहा था, वो उसके सामने आकर रुक गया और उसने नंदिनी की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे अचानक से रुक गईं? नंदिनी ने इप्शिता की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, वो ईशू मुझे थोड़ी परेशान लग रही है। इतना बोलकर नंदिनी इप्शिता की ओर जाने लगी। उदय भी उसके साथ इप्शिता के सामने आकर खड़ा हुआ। नंदिनी ने उसके पास आकर खड़े होते हुए पूछा, क्या बात है ईशू, तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो मुझे? नंदिनी ने जैसे ही ये बात पूछी तो इप्शिता ने तुरंत नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम परेशान नहीं हैं। असल में वो अथर्व सर का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ना, बस उसे ही साइन करने के बारे में सोच रही थी। इप्शिता ने जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की ताकि नंदिनी और उदय का उसके उदास चेहरे की ओर ज्यादा ध्यान न जाए। उदय इप्शिता की बात सुनकर उसके पास आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे, उसके लिए आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। और वैसे भी अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं तो आप अपनी शर्तों पर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लीजिए, हमें दिखाइए कॉन्ट्रैक्ट को। इप्शिता उदय की बात सुनकर सीधे अपने कमरे में गई और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर उदय के पास आकर बैठ गई। उदय ने तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को खोला और उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। तभी उदय ने पेन उठाया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कुछ चीजें थीं जो उदय को ठीक नहीं लग रही थीं, तो उसने उन चीजों को मार्क किया।
वो फाइल इप्शिता को देते हुए कहा, ईशु, इसमें हमने जो ये मार्क किए हैं, हमें ये नियम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। सबसे पहली बात तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल बहुत लंबा समय होता है और जिंदगी में पता नहीं क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इसलिए आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इप्शिता उदय की बात ध्यान से सुन रही थी। उदय ने उसे अच्छे से समझाते हुए कहा, और दूसरी बात, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप दूसरी किसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगी। आपके बॉस ऐसी शर्त नहीं रख सकते। आप एक प्रतिभाशाली मॉडल हैं। अगर आपको कोई दूसरी बड़ी कंपनी अगर नियुक्त करना चाहती है तो आप उनके साथ भी काम कर सकती हैं। इस नियम को भी बदलवाओ। और भी इसमें कई सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिस पर हम सहमत नहीं हैं। आप काम करना, इस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बदलवाइए। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ ठीक है, हम अथर्व सर से इस बारे में बात कर लेंगे। उन्होंने हमसे पहले ही बोला था कि अगर हम कुछ भी बदलवाना चाहते हैं तो वो बदल कर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बनवा देंगे। उदय ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है और अगर उसके बाद भी कोई समस्या होती है या आपके बॉस आपकी शर्तें नहीं मानते तो फिर आपको ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अभी स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं वैसे ही काम कर सकती हैं। इससे आपको और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नंदिनी उदय की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोली, लेकिन उदय, आप ईशु को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी अफसर है और वैसे भी अगर एक तरह से देखा जाए तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ तो इसमें ईशु का ही फायदा है। उदय ने नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं नंदिनी, पर हमें ये सारी शर्तें थोड़ी विषाक्त लग रही हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईशु अपने मन से छुट्टी नहीं ले सकती। ये कौन सी बात होती है? हम इस बात पर सहमत नहीं हैं। इप्शिता उदय की बात सुनकर बोली, मुझे लगता है उदय भाई, आप ठीक कह रहे हैं। हम ये सारे बदलाव करवा देंगे और उसके बाद भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। आपको फिर से एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए देंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तभी हम साइन करेंगे। जैसे ही इप्शिता ने ये बात बोली तो उदय ने इप्शिता को साइड हक करते हुए कहा, गुड गर्ल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर थोड़ा हैरान होकर कहा, लेकिन उदय, आप ईशु को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा अवसर है और अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ईशु को ही फायदा होगा। उदय ने नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं नंदिनी, लेकिन हमें ये शर्तें थोड़ी विषाक्त लग रही हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ईशु अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकती। ये क्या बात हुई? हम इस पर सहमत नहीं हैं। इप्शिता ने उदय की बात सुनकर कहा, मुझे लगता है उदय भाई, आप सही कह रही हैं। हम ये सारे बदलाव करवा देंगे और उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए देंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तभी हम साइन करेंगे। इप्शिता की ये शब्द सुनते ही उदय ने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, गुड गर्ल। नंदिनी ने फिर से हैरान होकर पूछा, लेकिन उदय, आप ईशु को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा अवसर है और अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ईशु को ही फायदा होगा। उदय ने कहा, आप ठीक कह रही हैं नंदिनी, लेकिन हमें ये शर्तें थोड़ी विषाक्त लग रही हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ईशु अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकती। ये क्या बात हुई? हम इस पर सहमत नहीं हैं। इप्शिता ने कहा, मुझे लगता है उदय भाई, आप सही कह रहे हैं। हम ये सारे बदलाव करवा देंगे और उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए देंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तभी हम साइन करेंगे। इप्शिता के ये शब्द सुनते ही उदय ने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, गुड गर्ल। नंदिनी ने फिर से हैरान होकर पूछा, लेकिन उदय, आप ईशु को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा अवसर है और अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ईशु को ही फायदा होगा। उदय ने कहा, आप ठीक कह रही हैं नंदिनी, लेकिन हमें ये शर्तें थोड़ी विषाक्त लग रही हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ईशु अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकती। ये क्या बात हुई? हम इस पर सहमत नहीं हैं। इप्शिता ने कहा, मुझे लगता है उदय भाई, आप सही कह रही हैं। हम ये सारे बदलाव करवा देंगे और उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए देंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तभी हम साइन करेंगे। इप्शिता के ये शब्द सुनते ही
उदय ने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, गुड गर्ल। नंदिनी ने माँ ने उनकी बातें सुनते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब काफी रात हो गई है, मुझे लगता है आपको सबको अपने अपने कमरों में जाना चाहिए। ये सुनकर इप्शिता तुरंत खड़ी हुई और बोली, हाँ भाई, हम थोड़े थके हुए हैं, इसलिए सोने जा रही हैं, गुड नाइट। इतना कहकर इप्शिता उदय और नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, गुड नाइट। नंदिनी को भी उदय की बात सही लग रही थी और उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उदय हमेशा इप्शिता और सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। इप्शिता अपने कमरे में गई और नंदिनी की माँ अपने कमरे में चली गई। उदय हॉल के सोफे पर बैठा हुआ था। नंदिनी उसके बगल में आकर बैठी और प्यार भरी नजरों से उदय को देखते हुए बोली, क्या बात है, आपको सोने नहीं जाना है? चलिए। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलिए, हमने कब मना किया। इतना कहकर उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, सोफे से उठा और नंदिनी के साथ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद नंदिनी सबसे पहले वॉशरूम में कपड़े बदलने गई। नाइट सूट पहनकर फ्रेश होकर निकली तो उसने देखा कि उदय सामने बैठा था। नंदिनी सीधे आईने के सामने आकर खड़ी हुई। उसने मॉइस्चराइजर उठाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगाना शुरू कर दिया। तभी उसने उदय की ओर देखा, जो सोफे पर आराम से टेक लगाकर बैठा था। उसकी नजरें नंदिनी पर ही टिकी हुई थीं। तभी नंदिनी ने मॉइस्चराइजर लगाते हुए कहा, वैसे उदय, मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सारी चीजें भी बदलवाना हो सकती हैं। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट देखकर इतनी खुश हो गई थी और मैं तो ईशू से कह रही थी कि वहीं पर साइन कर दे, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ कि ईशू ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उदय नंदिनी की बात सुनकर उठा, उसके पास आया और उसे पीछे से गले लगाते हुए उसके कंधे पर ठोड़ी रख दी। फिर नंदिनी के गाल पर किस करते हुए बोला, नंदिनी, आपको पता है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं। कभी भी लीगल पेपर्स पर साइन करना हो तो कृपया उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। मुझे पता है ये एक उपलब्धि है। अगर कोई कंपनी आपको इतना अच्छा ऑफर दे रही है तो खुश होना बनता है, लेकिन हमें अपनी खुशी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि सामने वाला हमारा फायदा उठा ले। इसलिए हमेशा लीगल पेपर पर साइन करने से पहले या कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना हो तो इस बात को याद रखिएगा। नंदिनी ने धीरे से सिर हिला दिया। उदय नंदिनी के गाल पर किस करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। जैसे ही नंदिनी ने उदय के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस किया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं और वो कांप रही थी। उसके पूरे बदन के कांपते देखकर उदय नंदिनी के चेहरे की ओर देखने लगा। नंदिनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। आईने में नंदिनी को इस तरह घबराता देखकर उदय ने अपनी गर्दन से होंठ हटा लिए और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, नंदिनी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम आज अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? बताइए कैसा रहेगा? आपको नहीं लगता कि हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा बॉन्ड पहले से काफी मजबूत हो गया है। क्या मैं सही हूँ? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। तभी उदय ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो क्या आज हम लोग पति पत्नी की तरह? उदय बोल ही रहा था कि नंदिनी हैरानी से उदय की तरफ देखने लगी। उदय के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। वो काफी अच्छे और रोमांटिक मूड में लग रहा था। नंदिनी समझ रही थी कि उदय क्या कहना चाह रहा था। तभी नंदिनी ने उदय की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो उदय, असल में हम। नंदिनी बोल ही रही थी कि उदय ने नंदिनी के दोनों गालों पर हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है नंदिनी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने किन हालातों में हमसे शादी की थी। आप उस समय हमसे प्यार नहीं करती थीं, लेकिन अब हमारी शादी को लगभग 6 महीने होने वाले हैं, तो क्या अब हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते? नंदिनी ने मन ही मन कहा, अब क्या कहूँ मैं उदय से? मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो मुझे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रही हूँ उनके इतने करीब जाने के लिए, और अभी जल्दबाजी में आकर कुछ भी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर मैंने उदय को मना किया तो पता नहीं उन्हें बुरा न लग जाए, और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। नंदिनी यही सोच रही थी कि तभी उदय ने कहा, अब तो हम आर्थिक रूप से भी स्थिर हो गए हैं और एक दूसरे को समझने भी लगे हैं, तो नंदिनी,
आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अब एक दूसरे के और करीब आना चाहिए? आखिर हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा अपनी पहली रात के लिए? नंदिनी ने उदय की आंखों में एक अलग ही निराशा देखी और उदय का हाथ पकड़ते हुए बोली, उदय, आप बहुत अच्छे हैं और मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं। लेकिन नंदिनी बोल ही रही थी कि उदय ने नंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे बिस्तर पर आराम से बिठाते हुए कहा, लेकिन क्या नंदिनी, क्या आप अभी भी हम पर विश्वास नहीं करती हैं? नंदिनी ने उदय के मुंह से ये शब्द सुनते ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। उदय धीमी आवाज में बोला, हम भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हमने शादी के बाद एक दूसरे को इतना समय देने के बारे में सोचा, और 6 महीने कम समय नहीं होता नंदिनी। नंदिनी ने मन ही मन कहा, एक तरह से देखा जाए तो उदय ठीक कह रही हैं, तो क्या हमें अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए? ऐसा करना सही होगा। नंदिनी के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। उदय ने उसकी चुप्पी देखकर मन ही मन कहा, शायद हमें अभी नंदिनी से इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो अभी हमारे साथ अंतरंग नहीं होना चाहती और हम उसे जबरदस्ती दबाव दे रहे हैं। वैसे भी वो हमारी पत्नी है, हमेशा के लिए। आज नहीं तो कल हम दोनों एक हो ही जाएंगे। उदय इतना सोचकर काफी निराश हो गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था और नंदिनी उसके चेहरे की ओर देख रही थी। तभी उदय ने अपना हाथ नंदिनी के हाथ से हटाते हुए कहा, मुझे माफ करना, हम आपको दबाव में नहीं डालना चाहते थे नंदिनी, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था। आज हमें इतनी सारी खुशखबरी मिली और आप इतने अच्छे मूड में भी थीं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है। अगर आप अभी भी निश्चित नहीं हैं या आप हमारे साथ अभी सहज महसूस नहीं करती हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। इतना कहकर उदय बिस्तर से उठने लगा। नंदिनी उसे बिस्तर से उठते देखकर मन ही मन बोली, ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया? शायद उदय हमारी बात से नाराज हो गए हैं। मैं क्यों बार बार उन्हें दुख पहुंचाती हूँ, जबकि वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो जिंदगी की सारी खुशियां पाने के हकदार हैं। तो फिर मैं ही क्यों बार बार उन्हें इस तरह दुखी करती हूँ? उदय उठकर वॉशरूम की ओर जा ही रहा था कि नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। उदय हैरानी से नंदिनी की ओर देख रहा था। तभी नंदिनी उदय के पास आई और उसने उदय के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके दोनों गालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा और वो धीरे से उदय के बिल्कुल करीब गई और उसके होठों के करीब अपने होंठ ले जाकर मासूमियत और प्यार से अपने होंठ उदय के होठों पर रख दिए। जैसे ही उदय ने नंदिनी के होठों को अपने होठों पर महसूस किया, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वो हैरानी से नंदिनी की ओर देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। तभी नंदिनी ने उदय के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके हाथों को अपनी कमर पर रख दिया और अपने हाथ उदय की गर्दन में डालकर उसे किस करने लगी।